अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। हम इम्पोर्टेड MCQ सीरीज़ पढ़ रहे थे। 3 पार्ट्स मुकम्मल हो गए थे। आज हमारा 4th पार्ट है जिसमें कंसेप्ट भी आपको क्लियर करवाऊंगा और उसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं कि रेपिटेशन के चांसेस होते हैं, तो वो आपको देखने के मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग रिलेटेड। जो क्रिटिकल थिंकिंग है और डिसीजन मेकिंग है, इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है? क्या सोशल के साथ ताल्लुक़ है? जो लोगों के साथ घुलते मिलते बातें करते हैं उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा होती है, या इसका ताल्लुक़ हमारे कॉग्निटिव के साथ है, हमारे दिमाग हमारे ब्रेन के साथ है, हमारे माइंड के साथ है? क्या इसका ताल्लुक़ मोरल वैल्यूज़ के साथ है? क्या इसका ताल्लुक़ हमारे फिज़िकल जो है हमारी जो जिसामत है इसके साथ ताल्लुक़ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके जहन में आ गया होगा कि इसका करेक्ट जो है वो जो बेहतर आंसर है वो है कॉग्निटिव, कि हमारी सोचने की सलाहियत, हमारी फ़ैसला करने की सलाहियत, हमारे चीज़ों को बारीक बीनी से देखने की सलाहियत का ताल्लुक़ कॉग्निटिव के साथ है। सेकंड क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी। पेडागोजी का सवाल है कि जब आपके पास मुख्तलिफ बच्चे हों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें हों, तो उसको क्या करें आप? क्या इनको अवॉइड करें इन चीज़ों को? क्या उसको इग्नोर करें कि जो बच्चे कुछ जो हैं मतलब किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है, कोई फिज़िकली हैंडीकैप है, कोई मेंटली है या कोई रिटार्डेशन कुछ भी है, तो क्या आप उनको इग्नोर करें? क्या उनकी रिस्पेक्ट करें आप? क्या उसको क्रिटिसाइज़ करें? तो जो पेडागोजी कहती है, जो एथिक्स कहते हैं कि वो उस बच्चे को उनको रिस्पेक्ट करें। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, काला है, गोरा है या किसी तरह की किसी भी में डेफिशिएंसीज हैं, गिफ्टेड है, उन सब की आपने रिस्पेक्ट करनी है। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग। कौन सी इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं है? तो फोर्थ, क्रिएशन, एवेल्यूएशन, रिकॉल और एनालिसिस। अब देखें जो थर्ड ऑप्शन है रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है कि हमने एक चीज़ सुनी, उसको रिकॉल कर दी, बोल दिया, या हमने जो है ना वो हमने पढ़ा और हमने बोल दिया, या हमारे जो माइंड में बात है हमने उसको बोल दी, तो ये रिकॉल करना होता है और ये सबसे इनिशियल स्टेज होती है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं है। जैसे वो आपने कॉग्निटिव डोमेन पढ़ी होगी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसका अगर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी, और इसके तीनों लेक्चर्स यहीं आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इनको ज़रूर सुन लीजिएगा। इसमें मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन तो लिख के रख लें, और लास्ट टाइम भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, और हर जो पेपर है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ज़रूर आते हैं। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपका उसका कंसेप्ट कोई भी थोड़ा सा भी वीक है, तो आप अभी यहीं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की आप ना लिंक देख सकते हैं, उन तीनों लेक्चर्स को अच्छे से सुन लीजिए, क्योंकि इसके बगैर समझें कि वो चारा कोई नहीं है। और उसमें अब ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसके 3 डोमेन है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, और उसकी पहली जो डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, इसके आगे जो है फर्दर 5 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स है, जिसमें पहला क्या है हमारे पास नॉलेज, ये नॉलेज, फिर दूसरा क्या है कंप्रीहेंशन, तीसरा क्या है हमारे पास उसकी एप्लीकेशन, फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, फिर एवेल्यूशन करते हैं। सिंथेसिस को दूसरा नाम क्रिएशन भी है। अब ये देखें जो हमारे पास रिकॉल है ये नॉलेज में आता है, ये पहली स्टेज हो गई। जो दूसरी स्टेज हमारे पास है वो क्या है, कंप्रीहेंशन है, समझना, और तीसरी है हमारे पास एप्लीकेशन, चौथी एनालिसिस। अब एनालिसिस हायर ऑर्डर है, जो लास्ट 3 हैं वो यहाँ पे आ गए, एनालिसिस भी आ गया, क्रिएशन, सिंथेसिस को क्रिएशन भी कहते हैं, और एवेल्यूएशन। तो ये तीनों जो है ना वो 1, 2 और 4 जो है वो हायर ऑर्डर हैं, और जो रिकॉल है वो लोअर ऑर्डर है। फोर्थ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रेफरिंग टू सिमिलर प्रॉब्लम टू अराइव एट द सिचुएशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। कि कौन सी इसमें ऐसी सिचुएशन है कि जो आपको, जब एक प्रॉब्लम आपको फेस हुआ है और उस तरह का सेम प्रॉब्लम आपको पहले फेस हुआ था, और उस प्रॉब्लम को रेफ़र करके आप जो है ना वो सिचुएशन पहुंचे कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। तो ये कौन सा है? आपने वो थॉर्नडाइक के लॉज पढ़े होंगे, उसमें प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज भी पढ़े होंगे। अब वहाँ पे आपने एक लॉ ऑफ एनालॉजी भी देखा होगा। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ एनालॉजी की बात कर रहा है कि जब हमें सिमिलर कंडीशन का सामना हो जो हम प्रीवियस पास्ट में फेस कर चुके हैं, तो इसको हम कहते हैं ये एनालॉजी होगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग वो एक और चीज़ होती है, तो मफरूज़ा वो साइंटिफिक मेथड, मीन एंड एनालिसिस, न्यूमेरिक्स, ये और चीज़ें हैं। तो आपको ये थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना होगा। फिफ्थ है, व्हाट इज़ द स्टेज इन विच द चाइल्ड सॉल्व
हिज प्रॉब्लम ओनली विद टेंजिबल वे। टेंजिबल, पहले इंग्लिश का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए, स्टेटमेंट का समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे टेंजिबल थिंग आ गया, टेंजिबल वे। टेंजिबल कहते हैं कंक्रीट चीज़ों को, फिज़िकल हार्ड नज़र आने वाली, जिनको टच किया जा सके उन चीज़ों को। तो यहाँ पे कौन सा है कि जिसको जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो प्रॉब्लम को हल कर सके और टेंजिबल वे से, तो ये वाला होता है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसमें बच्चा लॉजिक तो यूज़ कर रहा होता है लेकिन लॉजिक उन्हीं की चीज़ों को दे रहा होता है जो उसको नज़र आ रही होती हैं, जो उसको फिजिकली होते हैं, जो कंक्रीट होते हैं। तो इसका ऑप्शन भी, करेक्ट ऑप्शन भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगा। सिक्स है क्रिएटिव चाइल्ड इंडिकेशन। जो एक बच्चा क्रिएटिव है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा हो, तो क्रिएटिव ही होगा। जो बच्चा उसमें फेयर एम्पैशेंट या बाकी नहीं, ये क्रिएटिव होगा। अच्छा, अब आपको यहाँ जो असल बात बताने वाली है वो ये है कि क्रिएटिव की, जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है उसकी 4 खसूसियात होती हैं, या क्रिएटिव जो है ना, ये इसकी क्रिएटिव की 4 जो है ना उसके पॉइंट्स हैं, या सब टाइप्स हैं, या इसको कैटेगरीज कह लें। तो उसके 4 क्या हैं, वो इसको याद करने के लिए FFOE। अब उसके क्या है, पहले फ्लेक्सिबल, फ्लुएंसी, यानी क्रिएटिव चाइल्ड जो होगा वो उसमें फ्लुएंसी होगी, वो फ्लेक्सिबल होगा। क्रिएटिव आपको पता है ना कि जिसमें क्रिएटिव में हम क्या जा रहे होते हैं, हम बहुत सारे जो है ना वो ऑप्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लुएंसी होगी, फ्लेक्सिबल होगा, ओरिजिनलिटी होगी और इलेबोरेशन होगी। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबल, ओरिजिनल और उसके बाद एलेबोरेट, ये 4 इसकी कैटेगरीज कह सकते हैं, इसकी खसूसी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। 7th question, a teacher tend to assess declarative knowledge among her student, which of the following question is appropriate for this purpose। एक टीचर अपने स्टूडेंट में डिक्लेरेटिव नॉलेज उनको दे रहा है। अब यहाँ पे जो असल समझने वाली बात है, जो मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, नॉलेज की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज और एक होता है प्रोसीजरल नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज वो होता है कि जब आप एक ऐसी बात बच्चों को बताते हैं जो फिक्स्ड होती है, जो आप उसमें इंडल्ज कर जाते हैं, बच्चे की थिंकिंग उसका कम रोल होता है, यानी वो एक। और जो एक दूसरी है, जो प्रोसीजरल नॉलेज, वो ऐसा होता है जिसमें आप प्रोसीजर बता, हाउ, कैसे, कब, मतलब जब आप प्रोसीजर बता रहे होते हैं तो वो प्रोसीजर नॉलेज होता है। अब हमने यहाँ पे देखना है 4 स्टेटमेंट में, आप अपने दिमाग में जो है ना करेक्ट आंसर सोच के रखें, ताकि आपको पता चले कि आप, वो कहते हैं किस पानी में हैं, आपका कितना कैलिबर है, आपकी कितनी, आपको इस पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हाउ टू बेक अ केक, केक को कैसे बनाना है। अब हाउ, ये तो एक तरीक़ाकार हुआ, प्रोसीजर हुआ, तो हमने डिक्लेरेटिव की बात की है। सेकंड, हाउ टू बैलेंस अ बाईसाइकिल ऑन अ रफ प्लेस, एक रफ प्लेस पे, गैर हिमवार जगह पे बाईसाइकिल को कैसे बैलेंस करना है, ये भी आपको एक प्रोसीजरल चीज़ हो गई। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फार्मूला, जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका फार्मूला क्या है। अब ये तो बेसिक चीज़ है कि मतलब एक फार्मूला है, इसमें कोई प्रोसीजर तो नहीं है। क्या इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं होगी कि बंदा जो है ना वो सब्जेक्टिव हो जाए, यानी ऑब्जेक्टिव ही होगा, जो बात पूछी गई वही बताएगा। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। 4th भी देख ले, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ सोइल अरेंजमेंट ऑफ व्हीट प्लांटेशन, तो ये भी जो है वो प्रोसीजरल हो गया। 8 है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे भी मैं आपको बड़ी बात बताने लगा हूँ कि लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के कितने लेवल हैं, टीचिंग के 3 लेवल हैं। कौन से, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल वो जिसमें चीज़ों को याद किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग जिसमें आपकी चीज़ों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कंप्रीहेंशन हो जाती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल वो होता है जिसमें आप उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आप उसको जो है ना वो टीच कर सकते हैं, आप उसका जो है ना वो एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसकी वजह से सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये, और ये डिस्क्रिप्टिव कोई लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। वो लर्न बाय डूइंग, हम करके सीखते हैं, कौन कहता है, डेवे कहता है, मशहूर ज़माना क्वेट है, इसको याद कर लीजिएगा। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी एंड क्लासरूम टीचिंग। डेमोक्रेटिक किसे कहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी जब टीचर सबको साथ लेके चल रहा होता है, जब सबकी बात की वैल्यू होती है, जब वहाँ पे कोई लीडर नहीं होता, जब वहाँ पे अथॉरिटी शो नहीं की जाती, जहाँ वहाँ पे जो है ना डिक्टेशन शो नहीं की जाती। तो यहाँ पे देखें, लेक्चर मेथड में तो टीचर ही सब कुछ होता है, वो पढ़ा रहा होता है, बच्चों को समझ आए ना आए उसको टीचर को कंसर्न कोई नहीं है। अब ठीक है, वो मिक्सअप कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अथॉरिटी है वो टीचर है, तो अथॉरिटी वाला तो हमें नॉलेज चाहिए ही नहीं, हम डेमोक्रेटिक हो गई नहीं।
प्रोजेक्ट होता है, टीचर फैसिलिटेट होता है, बच्चे काम कर रहे होते हैं, बच्चे पूछते हैं, बच्चे खुद सब कुछ कर रहे होते हैं। हॉलिस्टिक में पार्ट में तकसीम कर करके इन्वेस्टिगेशन करके वो कर रहे होते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी वो सारे को मौका मिल रहा होता है कि वो अपनी बात करें। तो ये सारे जो बाकी तीनों हैं ये हमारे पास डेमोक्रेटिक हो गया। लेक्चर मेथड जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है। 11th क्वेश्चन, लर्निंग प्लेटू इज, मतलब यहाँ पे प्लेटू का समझना है, बाकी तो बात है ही कुछ नहीं। प्लेटू कहते हैं जब रुक जाना, रुकावट बन जाना, ठहर जाना। अब लर्निंग प्लेटू इज यानी कब लर्निंग कब रुक जाती है, लर्निंग जब रुक जाती है तो उसका मतलब क्या है? अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, कि जो लर्निंग है वहाँ पे उसकी अरेस्ट हो गया है, वहाँ ख़त्म हो गई है। या डिफेक्ट इन लर्निंग, के लर्निंग के अंदर डिफेक्ट है, या कॉजेशन ऑफ लर्निंग या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग। तो सीधे अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, ये भी फेमस क्वेश्चन है इसलिए मैंने ये डाला है। तो अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, जब यहाँ पे लर्निंग कहीं पे स्टॉप हो जाती है तो उसे कहते हैं हम लर्निंग प्लेटू, कि यहाँ पे हमारी जो लर्निंग है वो स्टॉप हो गई है। 12, a child start fearing after seeing a black cow, black dog, black object, this type of conditioning। एक बच्चा है वो हर काली चीज़ से डरने लग गया, तो ये क्या है? तो ये है जनरल स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि वो जो स्टिमुलस है ना, ये देखना जो आप सामने आ रही, तो स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स तो बाद में होता है। तो वो स्टिमुलस पे ही वो उसको हर काली चीज़ उसके अंदर वो बैठ गई है कि वो जो काला जानवर, तो ये वाली एक ड्रॉनी चीज़ है। तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन होगी। 13 कहाँ गया? तो शायद दोबारा आ जाएगा। 14 इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज, तो स्पीच में जो हम है स्मॉलेस्ट यूनिट से मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम याद कर लें कि वो फिनोम तो साउंड का है और मॉर्फीम हम स्पीच में मतलब वो होल है, और ये मॉर्फीम जो है ना वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। 14 क्वेश्चन वो 13 था, नंबरिंग मिस्टेक हो जाती है, हमेशा हो जाती है, तो इस दफ़ा भी हो गई। 14, हु हैड प्रपोज द गोल ग्रेडियंट कंसेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कुछ कंसेप्ट होते हैं जिसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, उनका याद करना भी ज़रूरी है। तो कोलर जो है ना वो उन्होंने गोल ग्रेडियंट का जो है कंसेप्ट दिया था। और 15 है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ राइट बिहेवियर। एक बच्चे को राइट बिहेवियर जो है ना आपने सिखाना है, तो उसके लिए क्या करें? क्या बच्चे की तारीफ़ करें? बच्चा कुछ करता है तो आप उसकी तारीफ़ करें तो राइट बिहेवियर हो जाएगा, कुछ हद तक बेहतर है। बच्चे को अच्छा काम करे तो कुट्टो फाते, तो ये वाला नहीं करना। रिवार्ड, बच्चे को रिवार्ड देना है, तो ये रिवार्ड कब तक देंगे? बच्चा एक चीज़ अच्छी करता है आप रिवार्ड देते, अगली दफ़ा फिर देते भी, तो बच्चे की जो है ना वो मोटिवेशन कम होगी। रिवार्ड को लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ राइट बिहेवियर, के बच्चे के सामने अगर मैं राइट बिहेवियर रखें तो इट मीन वो बच्चा राइट बिहेवियर को टेक करेगा और राइट बिहेवियर उसकी जो है ना हैबिट्स में आएगा। तो जो मोस्ट अप्रोप्राइट सूटेबल आंसर है वो यही है कि प्रेजेंटेशन ऑफ राइट बिहेवियर, के बच्चे के सामने आप अपना राइट बिहेवियर शो करें तो बच्चा जो है ना वो लर्न करेगा, बच्चा जो है ना वो उसको मोटिवेशन मिलेगी। 16 विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब यहाँ पे भी एक्सट्रिंसिक किसे कहते हैं? दो तरह की मोटिवेशन, दो टाइप है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होती है कि जब हम अंदर से कुछ कर रहे होते हैं और हमें अंदर से सुकून मिल रहा हो, खुशी मिल रही हो, हमें कोई बहरी। एक्सट्रिंसिक वो होती है जब हमें बाहर से नंबर मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ट्रॉफी मिलेगी, या उसके नेगेटिव भी तो हो सकती है, पनिशमेंट मिलेगी, तो टूर पे लेके जाया जाएगा, तो ये चीज़ें एक्सट्रिंसिक में आ जाएंगी। लेकिन इंट्रिंसिक जो हमें अंदर से करने को दिल करता है, अंदर से हमारे खुशी मिलती है। तो अब पढ़ते हैं, आप भी अपना सोच लें कौन सा जवाब। आई एंजॉय कंप्लीटिंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज़ सो मच फन। मुझे जो है ना वो अपना काम मुकम्मल करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये फ़न होता है। अब फ़न कहाँ से है? काम में है। काम तो अच्छे नहीं होते, काम करने तो मुश्किल होते हैं, तो फ़न उसके अंदर है, उसको खुशी मिलती है काम करने में। सेकंड, आई लर्न सो मच व्हेन आई कंप्लीट माय होमवर्क। मुझे बहुत जो है ना मैं बहुत कुछ सीखता हूँ जब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ, तो ये भी उसको अंदर से मोटिवेशन है कि भाई मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। थर्ड है, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज इट मेक्स मी अंडरस्टैंड कंसेप्ट बेटर। मैं अपना जो है वो आई कंप्लीट माई होमवर्क, मैं अपना काम का इट मेक्स मी अंडरस्टैंड कंप्लीट कंसेप्ट बेटर, कि मेरा कंसेप्ट अच्छा हो जाता है जब मैं खुद, तो ये भी इंटरनल हो गई। फोर्थ देखिए, आई डू माई होमवर्क बिकॉज माई टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर अस असाइनमेंट। मैं इसलिए कम करता हूँ कि मेरा टीचर मुझे अब ये वाली चीज़ बाहर से आ गई, टीचर आ गया और नंबर आ गए, और ये वाली एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन बड़ा है, कंसेप्ट डीप है, देखिएगा ज़रा। एज पर हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब पहली बात तो आपको पता हो कि इंटेलिजेंस
हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। कितनी इंटेलिजेंस बताई थी? 8 बताई थी, कहीं भी अब 9 भी आ रही है लेकिन 8 आपने याद करनी है। तो उस 8 थ्योरी में वो कहता है कि आपने ये बताना है कि ये वाली जो नीचे करेक्टरिस्टिक दी खूबी बताई हुई है ये किस में है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसकी 8 जो है ना, एक तो ये थ्योरी भी आप ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इसमें भी सवाल बहुत चांसेस होते हैं। तो नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, तो ये सारी जो है ना 8 उसकी जो हैं वो खसूसियात होती हैं। स्पेशल तो यहाँ पे हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्राइट, किसी को डिटेक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना अप्रोप्राइटली टू द मूड, उसके मूड, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स, किसी दूसरे शख्स की उसकी जो को समझना, उसको रिस्पॉन्ड करना, उसका टेम्परामेंट, मोटिवेशन। तो अब दूसरा शख्स कौन होता है? इंटरपर्सनल होता है। इंटरपर्सनल तो तब होता है जब हम खुद से अपने आप को समझ रहे हों। इंटरपर्सनल वो होता है जब हम दूसरे को समझ रहे होते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर इंटरपर्सनल होगा। यहाँ पे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के लिए होता है, और नेचुरलिस्टिक जब नेचर को पसंद करते हैं वो होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आ सिचुएशन शोज द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, ये एक सिचुएशन है, ये क्लासरूम में क्या शो कर रही है? एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, एक बच्चा है उसको रीडिंग में मसला है। डिफिकल्टी इन रिकग्नाइजिंग वर्ड्स ऑफ लेटर्स, उसको जो है ना वो वर्ड्स को डिटेक्ट करना, मतलब रीड करना मसला है। पुअर वोकैबुलरी है उसकी, वो अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग उसका मसला है। तो ये कौन सा मसला है उस बच्चे को, आपने बताना है। स्टूडेंट विद ऑटिज्म, क्या इस बच्चे को ऑटिज्म होता है जब बंदा कोई ना बार बार काम रिपीट कर रहा होता है, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती। आपने देखा होगा वो एक बंदा जो है ना वो एक दफ़ा हाथ धोता है, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, उसे लग ही नहीं रहा होता मेरा हाथ पता नहीं साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोग जो है ना वो बार बार कोई काम कर रहे होते हैं कि उनके अंदर जो है ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती कि मैंने काम कैसे किया। तो ये वाला हमारा ऑटिज्म होता है। सेकंड है क्रिएटिव स्टूडेंट, वो क्रिएटिव स्टूडेंट जो है ना वो होता है, एक मिनट, अच्छा जी, वो अब दूसरा है अ क्रिएटिव स्टूडेंट, ऐसा बच्चा क्रिएटिव होगा जिसको समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल गलत हुआ। लर्निंग डिसेबिलिटी, उस बंदे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको समझने में मसला आ रहा है। और फोर्थ है विजुअल इम्पेयरमेंट, उसका जो है ना वो देखने का मसला है। अब देखने का मसला क्या ताल्लुक है कि उसको रीडिंग में मसला हो रहा है, ये रिकॉग्नाइज, ये देखने का मसला तो उसका नहीं है, ये उसको रीडिंग में मसला है, उसकी वोकैबुलरी नहीं है, पुअर वोकैबुलरी स्किल है, तो ये उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब लर्निंग डिसेबिलिटी ये है, इसका कंसेप्ट दिया था समूल कर्क ने, जिसमें ये सारी बातें आती थी, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया। ये मैंने आपको एक जो पहला पार्ट था ना इसमें ये सारे बताया, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, डिस्फेजिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ना लर्निंग डिसेबिलिटी है और बेसिकली डिसलेक्सिया का उसको मसला है। 19 क्वेश्चन है गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिलेड डेवलपमेंट। गैंग एज किसे कहते हैं? वो गैंग होता है और फलाना गैंग बदोया, वहाँ गैंग है, वो सारा उनकी पूरी गैंग है। तो बेसिकली गैंग एज बच्चों की स्टार्ट होती है जब वो बच्चा सोशल होना शुरू होता है, वो अपने दोस्तों में बाहर खेलने के लिए निकलता है, तो ये गैंग एज होती है। तो 3 से 6 साल की एज और लैंग्वेज, ये तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली एज होती है, अर्ली पीरियड होता है कि जब बच्चा लैंग्वेज भी सीख रहा होता है, क्योंकि अर्ली में ना वो ज़्यादा लैंग्वेज सीखता है, तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ लैंग्वेज सीखता है, 2 से 5 या 6 साल में। तो और ये वाली जो है ना वो इसका ताल्लुक ये नहीं है गैंग एज। दूसरी है 8 से 10 ईयर्स एंड सोशलाइजेशन। अब 8 से 10 साल में बच्चा सोशलाइजेशन में बाहर घूमता फिरता है, निकलता है, और यही इसकी गैंग एज होती है। तो ये करेक्ट आंसर है। ये दूसरा 10 से 19 या 16 से 19, तो ये अडल्ट जब बच्चा जवानी की जो है ना वो सीढ़ियों पे कदम रख रहा होता है, और ये होगा। 20 क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क वाज प्रपोज्ड बाय। ये डेवलपमेंट टास्क जो है कंसेप्ट इसने किसने दिया था? अब आपके जहन में कुछ आ रहा होगा कि जीन पियाजे, और नहीं भाई जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो दी थी, ये डेवलपमेंट टास्क का कंसेप्ट दिया था हेवेनगॉस्ट ने। थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। होप सो आपको समझ आ गई होगी। 20 क्वेश्चन की सीरीज़ और कंसेप्ट दिया, 20 क्वेश्चन इक्वल टू 100 क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो इस जैसे जितने क्वेश्चन आ जाएं तो आपको मसला कोई नहीं होगा। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और खुश रहिए, आबाद रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।